indicating uncertainty in calculation or assessment of total uncertainty in the final result। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको इन दोनों टाइटल्स के साथ एड्रेस किया जा सकता है। और इसमें बेसिक हमारा जो मकसद होता है किसी रिज़ल्ट के बारे में, वो डाउट्स जो हैं हमारे रिज़ल्ट में उनकी फाइंडिंग्स हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा सा वो क्लैरिफिकेशन कर दूं कि अभी हम जब ये करने जा रहे हैं तो जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्शन की थी वो क्या थी। पिछले लेक्चर में सबसे पहली तो चीज़ जो हमने बताई थी वो क्या थी कि एरर क्या है। वो जो एक्चुअल वैल्यू आपको दी जाती है या थ्योरेटिकल वैल्यू आप समझ लें, उससे जो आपकी एक्सपेरिमेंटल, या इसको आप एक्सपेरिमेंटल कहते हैं या आप उसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, वो जो फ़र्क आपके पास आता है, डिफरेंस, वो आपके पास उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एरर। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो क्या है कि अब नॉर्मल केसेस में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मतलब उनके बेसिक यहाँ पर हम एक्चुअली कॉजेज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो कॉजेज़ के केस में सिस्टमेटिक एरर आपके पास हो सकता है, जिसमें आपकी पर्सनल इनएक्सपीरियंसनेस या इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट की वजह से यह एरर पैदा हो सकता है, या एक एक्सटर्नल कोई एनवायरनमेंट है उसकी वजह से कोई एक रैंडम डिफरेंस आ रहा है या फॉल्ट आ रहा है, तो उसको आप इस कैटेगरी में डाल देते हैं। बट बेसिकली व्हेन वी वर डिस्क्राइबिंग द टाइप्स ऑफ एरर्स, सो वी वर एक्चुअली कॉलिंग अपॉन दी कॉजेज़ कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आते हैं। और फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ हमने डिस्क्राइब की थी वो ये थी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास किस वजह से आती है, लीस्ट काउंट की वजह से। ठीक है। ये टोटली इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट लिमिटेशन है। ठीक है। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे दूं कि अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा हूं और उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर है, सो ये 0.01 centimeter will be my absolute uncertainty in the case of finding the length through vernier caliper. And then finally we come towards the relative or percentage uncertainty, जो कि हमें कहाँ से इसका पता चलता है कि हम लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दें ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू पर। ठीक है। और ये तो रिलेटिव की बात आ जाती है, और अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात हो जाएगी। और इससे भी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारी रीडिंग में रीडिंग की कितनी ऑथेंटिसिटी है। ठीक है। मतलब अब मैं इसको किस तरह से ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक कंसिडर करूँगा, वो बहुत आसान है। वो ये है कि अगर मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, ठीक है, लेस, सो जितनी कम से कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, मेरा जो रिज़ल्ट है वो उतना ही ऑथेंटिक होगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और उसमें यहाँ पर हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, दैट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग दी डाउटनेस इन आर मेजरमेंट, या जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है दैट द एवेल्यूएशन ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी in all the factors involved in that calculation always helps in assessment of the authenticity of that final result। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो फैक्टर्स की बात की गई है, ये कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है। हमने जितने भी फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व किए थे, तो वो बेसिकली हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमने मेजरमेंट्स की हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो अब कितना ऑथेंटिक होगा। ठीक है। तो अब ये जो अनसर्टेनिटी मुझे मालूम होगी, तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो फाइनल रिज़ल्ट है, बिफोर कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल वैल्यू, जिस तरह के हमने अभी एरर में पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, उससे पहले ही हम अपने रीडिंग के बारे में डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट में मैंने मेंशन भी कर दिया है दैट अ लोअर अनसर्टेनिटी इंडिकेट्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जाहिर है इसका उलट यही हो जाएगा कि अगर आपके पास लोअर अनसर्टेनिटी के बजाय हायर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने रिजल्ट पर वीक होगा, बिकॉज डाउट लेवल आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें अब हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस में हमें मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है सम और डिफरेंस की वो एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें हमें सम और डिफरेंस को यूज़ करके रिज़ल्ट मालूम करना हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी एग्जांपल में आपके सामने क्लियर कर दूँगा, लेकिन उसके लिए हमें जो रूल अप्लाई करना होगा सिर्फ अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, वो क्या होगा कि हमें एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना होगा फाइनली, ठीक है। सो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि हमारे पास एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज़ जो हैं दैट विल बी एडेड फाइनली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ किस्म की लेंथ्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए गए हैं। एक आपके पास L1 है, दूसरा L2 है, थर्ड इज़ L3, और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी गई हैं 3.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली। इसी तरह से 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दूसरी वैल्यू मेंशन की गई है, और तीसरी वैल्यू जो है 8.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पेश की गई है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो एज अ प्रॉपर स्टूडेंट हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसका ये जो लीस्ट काउंट है ये 0.1 सेंटीमीटर है। सो इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज़ किया हुआ है वो मीटर रॉड है, और यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमसे ये हुआ है कि आपने इसकी फाइनल या टोटल लेंथ मालूम करनी है। तो ज़ाहिर टोटल लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L1 को L2 और L3 के साथ ऐड करना होगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये टोटल लेंथ आएगी। तो टोटल लेंथ के लिए तो आपको कोई ज़्यादा जो आपकी सिंपल अलजेब्रिक अंडरस्टैंडिंग है उसी के थ्रू आप जाएंगे, और रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ जॉब इज़ डन। लेकिन अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल के मुताबिक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड। तो आप देखें, वेयर आर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर in the L3, 0.1 centimeter in L2, and 0.1 centimeter in L1. Add them and you will get 0.3 centimeter as total uncertainty in that case. And finally, writing this result, we will follow this technique, L plus delta L, यहाँ पर L plus minus delta L, and that will be 17.1 the actual length जो कि आपके पास measured value आ रही है, ठीक है, plus minus 0.3, this is now the 0.3 centimeter, this is now the uncertainty in that case. इसी तरह से हमारे पास एक दूसरे, चूँकि यहाँ पर हमने ये बात की है कि ये डिफरेंस के लिए भी ये मैकेनिज्म फॉलो किया जा सकता है, तो अब उसके लिए भी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से आ सकती है कि हम मिस्टर ए को कहते हैं कि आप x1 से x2 की तरफ मूवमेंट करें, और x1 की आप ज़ाहिर है अभी अपने इस पाथ पर हमें अपनी लोकेशन भी मालूम होनी चाहिए है, लेकिन जब ये x1 से x2 की तरफ मूवमेंट करेगा, सो ऑब्वियसली हमारे पास जो लेंथ मालूम करने के लिए या जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो प्रॉपर टेक्निक होगी वो ये होगी दैट वी विल सब्ट्रैक्ट OX1 माइनस OX2, और ये आपके जहन में रहे यहाँ पर कि OX2 आपके पास ये वाली लेंथ आ रही है और OX1 आपके पास ये लेंथ आ रही है, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट X1 माइनस X2। तो अगर यहाँ पर आज आप एज ए रेफरेंस ये वैल्यूज़ ले लें, सो 7.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये आपके पास OX2 की वैल्यू हो जाए, और OX1 की वैल्यू जो है ये 4.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो जाए, और ज़ाहिर है हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। सो पहले तो हमें जो X1 X2 की वैल्यू मिलेगी वो सिंपल X7.3 से 4.3 को सब्ट्रैक्ट करके ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा 3.0 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद रूल की एप्लीकेशन होगी
कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आप ऐड कर दें, वी विल गेट 0.2 सेंटीमीटर। एंड फाइनली इफ़ आई कॉल इट x1 x2 एज x, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, दिस विल बी 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो 3 आपके पास उसका बेस्ट एस्टीमेट हो जाएगा, और 0.2 सेंटीमीटर जो है ये इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और यहाँ पर ये एक और बात भी मैं मेंशन कर लूँ कि अगर यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर दोनों केसेस का लीस्ट काउंट होता, तो ये एक्स उसके साथ इस वाली रीडिंग के साथ भी जुड़ा होता, OX1 और OX2 के साथ भी। तो ऑब्वियसली मैं 2 मरतबा इसको ऐड करता, और मेरे पास जो इस वक्त अनसर्टेनिटी होती when I take the 0.01 सेंटीमीटर एज द लीस्ट काउंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पर्सन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या टोटल, वो भी क्या हो जाती, कम हो जाती। दूसरा केस हमारे पास आता है प्रोडक्ट एंड कोशेंट का, और इस केस में हमें करना क्या होगा, रूल हमें क्या कहता है अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए, कि जितने भी वेरिएबल्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी इंडिविजुअल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ मालूम करें और उनको फाइनल क्या कर दें, फिर ऐड कर दें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल पिक करूँगा। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको I और R को, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी, टाइम और V को मल्टीप्लाई करके आपको डिस्टेंस मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोशेंट के एग्जांपल पर जाएं, तो आपको अगर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वोल्टेज को जब आप करंट पे डिवाइड करेंगे सो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की फाइंडिंग के लिए आपको इस कोशेंट वाले फार्मूले पर जाना होगा। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, कि मैं अगर V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करूँगा, I की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कराऊंगा, और फाइनली फिर उनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, एंड दैट विल बी माई टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल पे भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास। सो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं। एक है वो V की वैल्यू 3.5 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। ये 0.2 वोल्ट जो है ये बेसिकली चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू है, सो ये वोल्ट मीटर का बेसिकली लीस्ट काउंट है 0.2, और ये उसका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। इसी तरह से एमीटर के केस में करंट की जो फाइंडिंग्स की गई हैं वो 2 एम्पेयर है और प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर है। अब ये 0.1 एम्पेयर जो है ये इस एमीटर का लीस्ट काउंट है, ठीक है। अब जाहिर है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, कोशेंट वाले फार्मूले पर चलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3.5 को V को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, एंड आई गॉट 1.75 ओहम। नाउ दैट्स वेरी सिंपल। ये हमारी नॉर्मल जो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस में, ये वाला काम यहाँ तक हो जाता है। लेकिन अब आप आते हैं कि इसकी तरफ, इस रूल की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कि ये हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे V में, जिसके लिए फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। वो हमारे पास, आप देखें क्या मैंने कहाँ से ये डाटा लिखा है, 0.2 डिवाइडेड बाई 3.5। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए, रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 5.7%। दूसरे केस में हम करंट में अब अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी करंट के मेजरमेंट में आई हुई हैं, 0.1 उसका लीस्ट काउंट है, 2.0 उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 5% अनसर्टेनिटी। अब क्या करना है, रूल की एप्लीकेशन है, ऐड दी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, और ये आपके पास आ जाएगा 5.7% प्लस 5%, इट विल बी 10.71%। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम ये वैल्यू लिख लें, फाइनल रिजल्ट लिख लें, सो आई विल राइट इट एज R और ये हमारे पास आ जाएगा 1.75 प्लस माइनस 10.71, ठीक है। ये 10.71 जो है ये इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है।
और यहाँ पर यह ख्याल रहे कि इन दोनों केसेस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में हमने यूनिट्स नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये जो 0.2 है ये भी वो वोल्टेज में आ रहा है, वोल्ट में आ रहा है, 3.5 भी वोल्ट में आ रहा है, सो दैट विल बी कैंसल्ड। सो इस तरह से यहाँ पर मुझे ओहम की वैल्यू लगानी पड़ेगी, मतलब ओहम का यूनिट लगाना पड़ेगा 1.75 ओहम प्लस माइनस 10.71% के साथ हमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड केस हमारे पास आता है वो मेजरमेंट्स जिनमें फिर हमें मेजर्ड वैल्यूज़ को किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करना पड़े जिसमें उस फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर कोई पावर हो। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ। लाइक वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, स्फीयर का। ठीक है। सो वो क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो ज़ाहिर है आर की हम मेजरमेंट करेंगे और फिर उसका फिर हमें क्यूब लेना पड़ेगा। सो ये पावर वाला फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ अ सर्कल की फाइंडिंग करता हूँ, सो उसमें आएगी पाई आर स्क्वायर, जो सर्कुलर फेस का रेडियस होगा उसका स्क्वायर आ रहा है। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, रूल क्या फॉलो करेंगे, रूल ये फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई द पावर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बाकी प्रोसीजर इक्वेशन की फाइंडिंग्स का वही करना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यूब आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल पिक करता हूँ, ये स्फीयर वाली। लेट्स से आई हैव a reading of 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें 2.5 उसका बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है और 0.1 सेंटीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट। सो व्हाट्स आई शुड डू फर्स्ट, इसमें मैं पहला स्टेप तो ये करूँगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉल्यूम की वैल्यू मैं मालूम कर लूँगा। सो v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू बन जाएगी 3.14 और r की वैल्यू है 2.5 इसके ऊपर क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इससे रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 26.17 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हमने रिजल्ट निकाला और ये आया 26.17। अब ये तो आधा क्वेश्चन तो आपके पास हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला काम है या जो अनसर्टेनिटी है या जो डाउट है उसके लिए हमने फाइंडिंग्स नहीं की। ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम ये करेंगे कि वी विल फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। और उसके लिए सिंपल फार्मूला है, क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ज़रा रीडिंग की तरफ जाएं। लीस्ट काउंट 0.1 है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2.15 सेंटीमीटर है। सो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4%। ठीक है। और फिर उसके बाद चले जाएंगे रूल की तरफ। रूल में क्या था कि इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो आपने मालूम कर ली है इसको मल्टीप्लाई करें पावर फैक्टर से। सो अब ज़ाहिर है पावर में हमारे पास जो फिगर है वो क्या है, 3। ठीक है। सो अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3, जो कि पावर फैक्टर है, इट विल बी इक्वल टू 12%। ठीक है। 12% हमारे पास क्या हो गया, इसमें डाउट हो गया। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं v प्लस माइनस डेल्टा v परसेंटेज, और ये कितना बनेगा, v की वैल्यू हमारे पास आई थी 26.17 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस माइनस 12%। तो ये 12% हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर डाउट हो गया। जाहिर है यहाँ पर इस केस में जो मैंने वैल्यू ली है इसमें डाउट का परसेंटेज ज़्यादा है। हमारे पास डाउट की वैल्यू जो है वो कम से कम होनी चाहिए है, और इस वजह से यहाँ पर जो मतलब फाइंडिंग्स होंगी आपकी वो ये होंगी कि या तो इसको रिपीट किया जाए इसी एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट पर इसका डाटा लिया जाए। सो ये तो थर्ड केस में हमारे पास जो पावर वाली कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से अगर हमें कोई ऐसा डाटा हो जिसमें हमें एवरेज वगैरह लेने हों या मुख्तलिफ वैल्यूज़ हों और उनमें एवरेज करना हो, तो उसमें
जो एरर्स होते हैं या मिसाल के तौर पर उनमें जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए या उनका एक मीन वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। और एवरेज में ऑब्वियसली आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो कि बिल्कुल मैक्सिमम और मिनिमम के बिल्कुल मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, और इस वजह से आपके पास वहाँ का जो डाउट है वो कम से कम किया जा सकता है। और बाकी रही जहाँ तक टाइमिंग या पीरियोडिक या रिपीटेटिव फिनोमेना के जो मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितना भी उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, लेट्स से स्टॉप वॉच आप यूज़ कर रहे हैं, और उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है, लेट्स से अगर वो 0.1 सेकेंड है, तो अगर वो 0.1 सेकेंड है, सो अपनी अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना पड़ेगा। वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही ये फिगर जो है या मिसाल के तौर पर आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ऑथेंटिक होगा, बिकॉज एरर का फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट है दैट विल बी वेरी मच नियर टू दी एक्चुअल रिज़ल्ट। सो इसमें टॉपिक में हमने ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं या उनकी वैल्यूज़ को किसी इक्वेशन में यूज़ करना हो, तो उसमें हमें अपने अपने ही रिज़ल्ट का बगैर बिफोर कंपेयरिंग विद द एक्चुअल रिज़ल्ट हम उसमें क्या कर सकते हैं, डाउट का फिगर मालूम कर लें, ठीक है। और जाहिर है एक तरफ आपके पास लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है डाउट की, ठीक है, लीस्ट और मिनिमम, और दूसरी तरफ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। सो जितनी आपके पास ये डाउट की वैल्यू कम से कम होती जाएगी, ठीक है, डाटा या जो रिज़ल्ट है फाइनल वो आपके पास क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, ठीक है। और इसी तरह से मैक्सिमम होने की केस में दैट विल बी लीस्ट ऑथेंटिक। सो आई होप सो यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे थे और जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था उसमें बहुत काफ़ी चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और ख़ुद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर मिस हुई है, ठीक है, समझने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।